बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और आदाबर्स। क्या कज़न मैरिज मुस्तक़बिल की औलाद के लिए ख़तरनाक होती है? क्या ख़ानदान में शादियां करने से या यूं कह लीजिए कज़न मैरिज से बच्चों में पैदाइशी नुक्स का ख़तरा बढ़ जाता है? क्या कज़न्स के दरमियान शादियों के नतीजे में पैदा होने वाली औलाद माजूर पैदा होती है? क्या कज़न मैरिज करनी चाहिए? क्या कज़न मैरिज औलाद के लिए ख़तरनाक होती है? तो इन सारे सवालों का जवाब इतना आसान नहीं, बल्कि इसके लिए बुनियादी जीनियाती उसूलों से वाक़फ़ियत ज़रूरी है। दुनिया के कुछ हिस्सों में कज़न्स के दरमियान शादी को बेहतरीन तस्वुर किया जाता है, जबकि कुछ हिस्सों में इन्हें ममनू करार दिया जा चुका है। चंद रिपोर्टों के मुताबिक 50% यानी 50% पाकिस्तानी कज़न्स मैरिज की हिमायत करते हैं, यानी 50% पाकिस्तानी कज़न मैरिज की हिमायत करते हैं। यही वजह है कि कज़न मैरिज के हवाले से लाहक खदशात के बावजूद जदीद दौर में भी बहुत से घरानों में शादियां ख़ानदान में ही करने को तरजीह दी जाती हैं। आज हम बात करेंगे खालिसतन तिब्बी यानी मेडिकल नुक्ते नज़र के हवाले से। तहकीक क्या कहती है, रिसर्च के नतीजे में क्या शवाहिद सामने आते हैं, एविडेंस क्या कहता है। आइए सबसे पहले कज़न मैरिज के हक़ में दिए जाने वाले दलाइल का जायज़ा लेते हैं, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। कज़न मैरिज दुनिया में हमेशा से सारी दुनिया के सब इंसान एक दूसरे के कज़न ही तो हैं, लेकिन वो काफ़ी पिछली नस्लों में जाकर दुनिया में हर 10 में से एक बच्चे के वालिदैन एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। कज़न मैरिज के कई फ़ायदे भी होते हैं। मिसाल के तौर पर ख़ानदान के हवाले से छानबीन और तहकीक की ज़रूरत नहीं होती रिश्ता करने के वक्त, और होने वाले शौहर और बीवी बचपन से ही एक दूसरे के तबीयत, मिजाज और फितरत से वाकिफ़ होते हैं, बल्कि एक दूसरे के माँ बाप को भी अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। सो उनके दरमियान ज़हनी हम आहंगी, अंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान में ख़ानदान में शादियों का रिवाज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि अक्सर अफराद के आबा व अजदाद यानी एंसेस्टर्स एक ही होते हैं। और फिर हमारे कल्चर में शादी सिर्फ दो अफराद के दरमियान नहीं बल्कि ख़ानदानों में होती है। अगर दोनों ख़ानदानों की इक़दार, वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो शादी कामयाब होने का ज़्यादा इम्कान है। एक रिसर्च के मुताबिक बरतानिया में शादियों के टूटने की शरह 42%, लेकिन कज़न मैरिज में टूटने की शरह सिर्फ 20% यानी 20% है, जो बहुत मुतासिर कुन है। तो फिर कज़न के साथ शादी में मसला क्या है? देखिए, आज इंसान का जीनोम यानी इसका जीनियाती कोड, जिसे डीएनए भी कहते हैं, पढ़ा जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है, और बीमारियां जो हैं वो किस तरह एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं, हम उनके बारे में भी इतनी तफसील से जानते हैं जितना पहले मुमकिन नहीं था। इस फील्ड में बहुत रिसर्च हो चुकी है। अब हज़ारों मील का पैदल सफ़र करके कोई बड़ी लाइब्रेरी तलाश करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप पबमेड जैसी वेबसाइट्स हैं, दुनिया भर के स्कॉलर्स की तमाम ज़िंदगी की खोज के नतीजे हमारी उंगलियों की पोरों तक बहुत आसानी पहुँच जाते हैं। सो चंद दहाइयों पहले तक ये मुशाहिदा किया गया कि करीबी रिश्तेदारों में बनाए हुए ताल्लुकात से होने वाली औलाद में चंद मखसूस बीमारियों यानी डिजीज़ की शरह ज़्यादा पाई गई। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता तालीमी याफ्ता इंसान और ममालिक इस प्रैक्टिस से दूर होना शुरू हो गए। रिसर्च के मुताबिक इस तरह के अमराज वालिदैन से बच्चों में मखसूस डीएनए के बाइस विरसे में मुंतकिल होते हैं, जैसे सीखने में मुश्किलात और जहनी माजूरी वगैरह। और जितना ज़्यादा एक दूसरे से डीएनए शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा जीनियाती अमराज यानी जेनेटिक डिजीज़ जैसे थैलेसीमिया और दीगर अमराज औलाद में सामने आने का इम्कान बढ़ता रहेगा। तो अब बात करते हैं कि कज़न मैरिज, खुसूसन फर्स्ट कज़न यानी चचा और ताया की औलाद वगैरह में शादी कितनी ख़तरनाक हो सकती है, जिसके लिए तखमीना लगाना होगा कि दोनों कज़न्स में एक जीनियाती मर्ज़ की कॉपी का इम्कान कितना होता है। जेनेटिक के एतबार से यानी जीनियाती एतबार से बात की जाए तो कज़न मैरिज से डीएनए शेयर करने की शरह बढ़ जाती है, और जितना ज़्यादा एक दूसरे से डीएनए शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा जीनियाती अमराज जैसे थैलेसीमिया और दीगर अमराज औलाद में सामने आने का इम्कान बढ़ता रहेगा। ताहम इस बारे में मज़ीद बात करने से पहले एक हकीकत जान लीजिए कि औलाद में जीनियाती मर्ज़ उस वक्त मुंतकिल होगा जब आपके यानी पेरेंट्स के जीन्स में मसला होगा। मिसाल के तौर पे अगर दोनों माँ बाप के जीन्स में बीमारी के जीन्स मौजूद हैं तो 25% इम्कान मौजूद है कि वो बीमारी उनके बच्चों में भी आएगी। अगर आप और आपके लाइफ पार्टनर आपस में कज़न्स हैं और दोनों की जीन्स में ख़राबी नहीं, तो फिर ये शादी ऐसी ही कही जाएगी जैसे कोई भी दूसरी आम शादी। सो अगर आबा व अजदाद आपके डीएनए का 0.2% हिस्सा शेयर करते हैं तो इसके मुकाबले में थर्ड कज़न से यानी दूर के कज़न से शादी डीएनए शेयर करने की शरह 0.8% हो जाएगी, सेकंड कज़न में 3.1% हो जाएगी और फर्स्ट कज़न में 13% हो जाएगी। सो इसका हिसाब किताब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है।
मगर ये रिस्क बढ़ता जाएगा जितना ज़्यादा क्लोज कज़न होगा। फर्स्ट कज़न में रिस्क ज़्यादा होगा, सेकंड कज़न में रिस्क कम होगा और थर्ड कज़न में रिस्क और ज़्यादा कम हो जाएगा। सो अगर दोनों कज़न शादी से पहले अपना टेस्ट करवा लें तो इससे रिस्क कम करने में मदद मिल सकती है। तो ये था हमारी तहकीक का निचोड़ कज़न मैरिज के हवाले से। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद हम हाजिर होंगे कज़न मैरिज ही के हवाले से आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, खुशामदीद। बात हो रही कज़न मैरिज के हवाले से और आज का पहला सवाल है मुल्तान से अख्तर अली साहब का। वो पूछते हैं कि क्या बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ख़ानदानी शादियों के नतीजे में होने वाले बच्चों में मुंतकिल हो सकती हैं। देखिए अख्तर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट और मुफीद सवाल आपने पूछा है। ऐसी बीमारियों को मौरूसी बीमारियाँ कहा जाता है, यानी जेनेटिक डिजीज़। डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया और वैसे तो दिल के अमराज और शुगर यानी डायबिटीज़ वगैरह भी, ये सारी जो हैं ये जो है जेनेटिक इनमें फैक्टर मौजूद होता है। लेकिन जब हम कज़न मैरिज के हवाले से बात करते हैं और यानी विद इन द फैमिली हम शादियों की बात करते हैं, तो इनमें जो मौरूसी बीमारियां हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन वो है थैलेसीमिया, जो एक खून की बीमारी है। और ये थैलेसीमिया माइनर भी हो सकता है, थैलेसीमिया मेजर भी हो सकता है, जो ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा सीवियर शक्ल है इसकी। इसके साथ साथ डाउन सिंड्रोम, ये भी एक क्रोमोजोमल यानी जीनियाती बीमारी है और इसका ख़तरा भी कज़न मैरिज के नतीजे में बढ़ सकता है अगर खुदा न खास्ता जो दोनों लाइफ पार्टनर्स हैं या जिन लोगों की शादी होने वाली है उनमें में से किसी में इसका जीन यानी जो बीमारी का जीन है वो मौजूद है। सो ये आपके सवाल का जवाब था कि वैसे तो बहुत सारी बीमारियां जीनियाती तौर पर रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है और दूसरी बहुत सारी बीमारियां, मोटापा वगैरह भी। लेकिन जब हम कज़न मैरिज के हवाले से बात करते हैं तो जो मौरूसी बीमारियां सबसे ख़तरनाक हो सकती हैं वो, और जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है डाउन सिंड्रोम और थैलेसीमिया। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कराची से ही अकमल सुल्तान साहब बात कर रहे हैं। ये पूछते हैं कि स्क्रीनिंग क्या होती है। यानी जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में, कि स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है शादी से पहले। सो स्क्रीनिंग कहते किसे और कज़न मैरिज से पहले ये क्यों ज़रूरी है? देखिए अकमल साहब, स्क्रीनिंग जो है वो सिंपली इसका मतलब ये होता है कि आप टेस्ट करवाएं शादी से पहले। सो ईरान, इंडोनेशिया में तो वैसे ही हर शादी से पहले ये स्क्रीनिंग होती है, टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है होने वाले दूल्हा और दुल्हन का। लेकिन हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में भी अब इसका रिवाज पड़ना चाहिए, ताकि ना सिर्फ मौरूसी बीमारियां बल्कि और बहुत सारी वो बीमारियां जिनको आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, एसटीडीज़ कहते हैं, जैसे एड्स है, HIV इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, इन सब से भी बचाव हो सकता है। सो शादी से पहले स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और कम अज़ कम थैलेसीमिया वगैरह के हवाले से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो शादी से पहले अगर कज़न मैरिज होने वाली है, आप कज़न मैरिज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको स्क्रीनिंग की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा भी यानी प्रेग्नेंट होने के बाद, हमल के बाद बाकायदगी से अल्ट्रासाउंड करवाना भी ज़रूरी है, ताकि होने वाले बच्चे में किसी भी एबनॉर्मेलिटी का बर वक्त पता चल सके। सो ये कहते हैं स्क्रीनिंग, यानी स्क्रीनिंग और किसी और चीज़ को नहीं कहते, कहते हैं ब्लड टेस्ट को, आपके चेकअप को। अगला सवाल है मुल्तान से सुमेरा का। सुमेरा पूछती हैं कि क्या सेकंड मैरिज भी यानी सेकंड कज़न मैरिज भी उतनी ही ख़तरनाक होती है जितनी फ़र्स्ट कज़न के साथ ख़तरनाक होती है? यानी उनका सवाल ये है कि एक तो फर्स्ट कज़न होता है जैसे मामू, चाचा, ताया और खाला वगैरह का बेटा या बेटी, लेकिन एक सेकंड कज़न भी होता है, यानी कि आपके जो यानी जो आपके चचा हैं, ताया हैं, मामू हैं, उनके कज़न के बच्चों के साथ। सो इसका जवाब ये है कि देखिए जितनी भी जीनियाती बीमारियां होती हैं, जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, जैसे खून की बीमारियां, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर और डाउन सिंड्रोम वगैरह, इनके जितने भी मर्द बच्चे यानी बच्चे में मुंतकिल होते हैं, तकरीबन 80% बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप आपस में कज़न्स थे और इनमें सेकंड कज़न भी शामिल हैं। सो रिस्क यकीनन मौजूद है सेकंड कज़न मैरिज में भी। हाँ, फर्स्ट कज़न के मुकाबले में सेकंड कज़न की जो शादी होती है उसमें ये रिस्क कम होता है।
सो जीनियाती बीमारियों को हम 2 इकसाम में तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे मरीज़ बच्चे जिनके सिर्फ एक पेरेंट यानी माँ या बाप की जीन्स में वो बीमारी मौजूद होती है और बच्चे तक आ जाती है, ऐसी बीमारियों को ऑटोसोमल डोमिनेंट मर्स कहते हैं। जबकि दूसरी किस्म वो होती है जीनियाती बीमारियों की जिसमें दोनों वालिदैन, दोनों पेरेंट्स में बीमारी की जीन्स मौजूद होती है और वो बच्चे तक आ जाती है। ऐसे मर्स को ऑटोसोमल रेसेसिव कहते हैं और कज़न मैरिज में ज़्यादातर ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारियां ही ज़्यादा होती हैं। सो ये था आपके सवाल का जवाब। और अब हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, जिसके बाद हम हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक बड़े मज़ेदार सेगमेंट के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे न्यूट्रिशन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट और मुफीद इंफॉर्मेशन। कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार ड्राई फ्रूट की, एक ऐसे मेवे की जिसको हम अक्सर पकाकर बिरयानी और पुलाव में डालकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको कच्चा और खुश्क हालत में ड्राई कंडीशन में खाने के फ़वाइद इससे भी ज़्यादा हैं, कहीं ज़्यादा हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलू बुखारे की, जिसको अंग्रेज़ी में प्रून कहते हैं। ये फल बादाम और आड़ू की नस्ल के फलों में शामिल है, जिसकी मुतअद्दिद इक़साम है, बहुत सारी टाइप्स हैं और मुख्तलिफ साइज़ भी बाज़ार में बआसानी दस्तियाब होते हैं। जबकि जायका मीठा या खट्टा होता है, जबकि इसका रस भी मज़ेदार होता है। शेख उर रईस बू अली सीना, अल्लामा बुरहानुद्दीन नफीस और मुल्ला सदीदी ने अपनी तसानीफ़ में आलू बुखारे के इस्तेमालात यानी यूजेजेस बहुत सारे लिखे हैं और इसकी जो तासीर लिखी है हुक्मा ने, वो लिखा है कि ये सर्द तर होती है यानी ठंडी होती है और हकीकी तौर पर तुर्श होता है यानी थोड़ा सा खट्टा होता है, मगर पुख्ता होकर जब ये पक जाता है, जब इसका रंग स्याही माइल हो जाए, डार्क हो जाए, तो शीरी हो जाता है यानी मीठा हो जाता है। खुश्क आलू बुखारा यानी ड्राई प्लम, यानी जो आलूचा जो होता है जब वो ड्राई हो जाए, वो अपने खट्टे मीठे जायके के बाइस खाने में बहुत पसंद किया जाता है। जायके और लज्जत के साथ साथ ये हैरत अंगेज़ फ़वाइद से भी माला माल है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसको खाने के रोज़ाना की बुनियाद पे। खुश्क आलू बुखारा आयरन, फाइबर, पोटेशियम और बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है। इस फल में चिकनाई, प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, के और ई पाए जाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम बकसरत पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आलू बुखारे में भरपूर मिकदार में पाई जाती हैं। खुश्क आलू बुखारे का जूस जिस्म में आयरन की कमी को दूर करने में मदद देता है। आयरन की कमी के सबब खून के सुर्ख खलियात, जिन्हें आप रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इनमें कमी वाक़ हो जाती है, इनकी डिफिशेंसी हो जाती है, जो एनीमिया यानी खून की कमी का बायस बनती है। आलू बुखारे के जूस का आधा कप यानी आधी प्याली जिस्म को 3 मिलीग्राम आयरन फराहम करता है। इस तरह खून की कमी के मसले से बआसानी निमटा जा सकता है। खुश्क आलू बुखारा पोटेशियम से भरपूर होने के सबब दिल के मुनासिब अफ़ाल यानी हार्ट की एक्टिविटी को यकीनी बनाने में मददगार साबित होता है, हेल्पफुल साबित होता है। पोटेशियम के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर को मामूल पर रखने में मदद मिलती है और अमराज क़ल्ब यानी हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक, फालिज यानी स्ट्रोक और गशी यानी वीकनेस की वजह से जो बेहोशी तारी होती है, इन जैसे अमराज का ख़तरा कम हो जाता है। खुश्क आलू बुखारा जो है वो जिस्म की पोटेशियम की ज़रूरत पूरी करने में मदद देता है। खुश्क आलू बुखारा विटामिन ए के हुसूल का भी बेहतरीन ज़रिया है, यानी विटामिन ए जो हमारी बीनाई यानी आईसाइट, हमारे विजन के लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना एक आलू बुखारे का इस्तेमाल ज़रूरी विटामिन की यानी विटामिन ए की 3% मकदार जिस्म को फराहम करता है। विटामिन ए की कमी से आँखों की खुश्की और मोतिया जैसे अमराज का ख़तरा बढ़ जाता है। खुश्क आलू बुखारे का इस्तेमाल इस किस्म के मसाइल से बचा सकता है। खुश्क आलू बुखारा हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद देता है।
ये हड्डियों के भुरभुरेपन को यानी ऑस्टियोपोरोसिस के होने के रिस्क को मुमकिन तौर पर रोकता है और जोड़ों के दर्द के शिकार अफराद के लिए मुफीद साबित होता है। और इसका इस्तेमाल हड्डियों को 20% ज़्यादा मजबूती फराहम करता है, यानी 20% ज़्यादा मजबूत बनाता है। आलू बुखारा बालों की नशोनुमा और जल्द की खूबसूरती के लिए भी मुफीद है। ये आयरन की कमी को दूर करके बालों को गिरने और कबल अज़ वक्त सफ़ेद होने से यानी प्री मैच्योर ग्रेइंग का फिनोमेना जो होता है उसको रोकता है। इसमें मौजूद विटामिन बी, सी और मिनरल्स बालों को मजबूत बनाने, स्ट्रॉन्ग बनाने और जल्द पर झुर्रियाँ यानी रिंकल्स जिन्हें आप कहते हैं उनको नमूदार होने से रोकने में मदद देते हैं। आलू बुखारा भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स का हामिल है। ये कैंसर के इम्कान को कम करता है। ये जिस्मानी और दिमागी सेहत यानी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतर है। ये कोलेस्ट्रॉल की शरह को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है खून में, और जिगर यानी लिवर की सेहत के लिए अक्सीर माना जाता है। इसमें पोटेशियम की कसीर मिकदार पाई जाती है, इसलिए भी ये ब्लड प्रेशर को, हमारे जो फिशार खून होता है उसको कंट्रोल करने में मदद देता है। दिल के लिए मुफीद ग़िज़ा मैं बता चुका हूँ। फल के तौर पर आलू बुखारा 5 से 10 दाने रोज़ाना आप खा सकते हैं। 10 दाने खाने से आसानी से इजाबत होती है और कब्ज़ नहीं होता, यानी कब्ज़ कुशा भी है। आलू बुखारा मैदे यानी स्टमक की तेज़ाबियत और एसिडिटी और बर्निंग यानी जलन के हवाले से भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को पेशाब में यूरिक एसिड या तेज़ाबी मादों की ज़्यादा मकदार खारिज होती हो उन्हें आलू बुखारा इस्तेमाल करना चाहिए। बुखार में आलू बुखारा बड़ा मौसर होता है। खुश्क होने से इसके ग़िज़ाई अज़्ज़ा और वाइटामिन ज़ाय नहीं होते, यानी जब ड्राई हालत में हम आलू बुखारा खाते हैं तो इसके जो मिनरल्स हैं, जो वाइटामिन हैं, वो ज़ाय नहीं होते। तिब्ब यूनानी यानी ग्रीक मेडिसन में खुश्क आलू बुखारा दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है और अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आलू बुखारे के इस्तेमाल से खून की कमी की शिकायत फ़ौरन दूर होती है और ये छाती के कैंसर से बचाव में, ब्रेस्ट कैंसर से बचाव में मुआविन है। आलू बुखारे में ऐसे बायो एक्टिव कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो ज़ियाबीतिस यानी शुगर के मर्ज़ का शिकार होने से बचाने में मदद देते हैं। कोशिश कीजिए कि ऐसे मरीज़ आलू बुखारे की जो खट्टी फॉर्म होती है वो खाएं, मीठी फॉर्म ना खाएं। जो सावर आलू बुखारा होता है, खट्टा आलू बुखारा, वो भी बआसानी स्टोर्स पे मिल जाता है। और आलू बुखारे में मौजूद फाइबर जिस्म की कार्बोहाइड्रेट जज्ब करने की रफ्तार, शुगर जज्ब करने की रफ्तार को सुस्त करता है, तो डायबिटीज़ में भी बहुत मुफीद है। और आलू बुखारे खाने की आदत इंसुलिन या नामी हार्मोन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है, जिससे डायबिटीज़ के शिकार अफराद के लिए इस मर्ज़ की कॉम्प्लिकेशन से बचना आसान हो जाता है। इसलिए शुगर के मरीज़ भी इसे हिचकिचाहट के बगैर खा सकते हैं। आलू बुखारे का इस्तेमाल, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, बालों, जल्द, स्किन के लिए बहुत मुफीद है। कैंसर के लिए बहुत मुफीद है। कोलोन कैंसर यानी आंत के कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी वजह से सिर्फ अमेरिका में हर साल 50,000 अफराद मर जाते हैं। लेकिन एक रिसर्च में बताया गया है कि खुश्क आलू बुखारे के ज़रिए इस मर्ज़ का इलाज किया जा सकता है। मैसाचुसेट्स की बायोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में टेक्सास यूनिवर्सिटी की तहकीककार प्रोफेसर नैन्सी टर्नर ने बताया है कि खुश्क आलू बुखारे में ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जिसकी वजह से आंत में ऐसे जरसूमे, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जर्म्स पैदा होते हैं जो कैंसर के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी आलू बुखारे के तिब्बी फ़वाइद के हवाले से, जो ना सिर्फ हिकमत बल्कि जदीद मेडिकल रिसर्च के हवाले से भी बहुत ज़्यादा यानी साबित शुदा है। इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखने की है कि आलू बुखारे आप उस वक्त कम लेंगे अगर आपको ऑलरेडी एसिडिटी की प्रॉब्लम मौजूद है। यानी अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि आपको सुबह उठने के बाद आपको गले में ख़राश रोज़ाना महसूस होती है, तो बेहतर है कि आप आलू बुखारे रात में ना खाएं बल्कि दिन में इस्तेमाल करें। और ख़ाली पेट ना खाएं बल्कि दोपहर के खाने के बाद या शाम के स्नैक्स के बाद या सुबह नाश्ते के बाद इनको इस्तेमाल करना ज़्यादा मुफीद है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूँ, एक लफ्ज़ अक्सर हुक्मा यानी हकीम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो होता है तासीर का, जबकि जदीद मेडिकल साइंस तासीर को नहीं मानती। लेकिन ये बात अब साबित हो चुकी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे चावल या ठंडी चीज़ें या खट्टी चीज़ें, वो इंसान के गले की खराश या उसका बुखार जो है उसमें उनमें यानी उनकी शिद्दत में इजाफा हो सकता है। और वो क्यों हो सकता है? क्योंकि खट्टी या ठंडी चीज़ें जो हैं वो इरिटेशन पैदा करती हैं, इरिटेशन में इजाफा करती हैं, गले में इरिटेशन में इजाफा करती हैं। सो आप भले अक्सीर यानी जो तासीर का लफ्ज़ है उसको माने या ना माने, लेकिन एहतियात में कोई हर्ज नहीं है।
बेहतर यही है कि आप आलू बुखारे को दिन के वक्त में या सुबह के वक्त में खाली पेट में नहीं बल्कि भरे हुए पेट में इस्तेमाल करें। रोज़ाना 5 से 10 आलू बुखारे जो हैं ये आप मुख्तलिफ औकात में खा सकते हैं और फ़ायदा ज़रूर होगा, आजमाइश शर्त है। और इसके अलावा भी हम बहुत सारे अपने प्रोग्राम में ड्राई फ्रूट्स के हवाले से बात करते हैं। हम अखरोट पे बात कर चुके हैं, हम बादामों पे बात कर चुके हैं और हमारी कोशिश होगी कि आपको और भी मज़ीद मुफीद ड्राई फ्रूट्स के हवाले से बताते रहें। तो अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और उन लोगों का भी बहुत ख्याल रखिएगा जो आपसे मोहब्बत करते हैं और उन लोगों का भी जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर खिदमत दोबारा होंगे, एक नए मौजू, एक नए सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक, एक नए इशू के साथ। टेक केयर, अल्लाह निगहबान।